नमस्कार, मैं शिवालिका। कृषि समृद्धि टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में मौजूद हैं अविनाश काकड़े सर, जो किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनके साथ आज हम किसानों के बारे में, किसान बिल के बारे में, किसान बिल पर होने वाले विरोध के बारे में, साथ ही साथ पूरे भारत देश के किसानों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सभी के बारे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए आज उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि समृद्धि टीवी की तरफ से आज की विशेष चर्चा में। सर, सबसे पहले हम आपके काम के बारे में और इस क्षेत्र में आपने जब से कदम रखा है उतने अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा आसानी से आइडिया हो जाए कि आप क्या पर्सनैलिटी, आपका क्या काम है। नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। मैं गत 20-25 सालों से राजनीति में सक्रिय था और राजनीति में यूथ की राजनीति करता था। मगर उस वक्त भी मुझे ये समझ में आया कि इस देश में जो 60-70% किसान हैं, उन्हीं के युवा ज़्यादा परेशान हैं। वही युवा ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, किसी तरीके की सुविधा हमारी नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि गांव की तरफ चलो, मगर गांव की तरफ चलते वक्त टेक्नोलॉजी लेके चलना चाहिए था। जो शहर की टेक्नोलॉजी थी वो गांव में देने के लिए गांधी ने बोला था कि वो टेक्नोलॉजी लेके चलो, मगर हमने गांव की तरफ चलो इसलिए किया कि गांव से जो है उपज वो लूट सके हम, उनकी सारी उपज को हम यहाँ ले सके, वहाँ का सरप्लस का कब्जा कर सके और हर चीज पर उनके कब्जा कर सके। हमने गांव में रास्ता भी पहुंचाया होगा तो इसलिए नहीं कि उनको सुविधा चाहिए, उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए रास्ते की। हमको सब्जी तुरंत मिल जाना चाहिए, हमको उनके गोट मिल जाना चाहिए, पिगरी उनके पिग मिल जाना चाहिए, सारा के सारा उनका उत्पाद हमको तुरंत मिल जाना चाहिए, दूध मिल जाना चाहिए। इसलिए हमने रास्ते बनाए। हम बता दें कि आपका विकास क्या है, ये विकास ही नहीं है, ये विकास नहीं है, ये यानी विनाश है। क्योंकि बड़े बड़े रास्ते बनाना, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल वे बनाना, हाईवे नेट कनेक्शन, ये सबसे पेट नहीं भरता। पेट भरने वाली सबसे बड़ी चीज है वो अन्न उपज है, अनाज है, और सबसे उपेक्षित वही तबका है। और हम विकास की जब बात करते तो गांधी ने विकास के बारे में ये कहा था कि अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ना मतलब विकास जी। तो डेवलपमेंट का मतलब वो है कि अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़े। तो जितनी अभी सरकार है, अभी वर्तमान जो सरकार है, ये तो इंडस्ट्रीज को टैक्स में सहूलियत देती है, इंडस्ट्रीज के सारे माफ करती है, लोन लाखों करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के माफ कर दिया, उन्हीं के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कर दिया। कॉमन आदमी के लिए, मेहनत कशों के लिए और किसानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सर, आपने जैसे कहा कि मेहनत करने वालों के लिए, किसानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो जो सरकार इतनी योजनाएं हर साल लॉन्च करती हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो आगे बढ़े। जैसे कि उजाला योजना चलाई थी और ऐसे ही कई सारी योजनाएं चलाई गई जो काफी हद तक कामयाब भी रही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवालिका, ब्रेड बांटना ठीक है या ब्रेड बनाना सिखाना ठीक है? ब्रेड बनाना सिखाना। तो हमको ब्रेड बांटने की आदत डाल रही है जी, ये जितना सोसाइटी में डाल रहे जी। किसान को योजना नहीं चाहिए, मगर तुम्हारा शोषण वाला कानून भी नहीं चाहिए, तुम्हारा तुम सारे सरप्लस लूटने वाला भी कानून नहीं चाहिए। आप बताओ मुझे कि 1975 के पहले किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, बुरी कंडीशन हो रही है, ऐसा नहीं था। कुछ होते थे, मगर आज तो 100%, 99% किसानों की हालत बुरी हो गई। उस वक्त नहीं थी इतनी बुरी हालत, वो अपने इसमें स्वयंपूर्ण था और सही तरीके से जीता था। आज वो हालत, आप भी गाँव घूमती हो, आपको पता चल गया होगा, हर किसान रोता है। और रोने का कारण ये है कि उसका सरप्लस लूट लिया, उसके पास में उसके बीज आपने उसको परावलंबी कर दिया, खाद में परावलंबी कर दिया, कीटनाशकों में परावलंबी कर दिया, मार्केट में परावलंबी कर दिया, और उसके प्राइस में और बोने के अधिकार में भी आपने परावलंबी कर दिया। तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में आप कुछ नहीं दे रहे। आप पढ़ी लिखी हो, आप पढ़ रहे हो जी। आपसे लिखने का, बोलने का और एक्सप्रेशन करने का अधिकार अगर छीन लिया तो आपका क्या फायदा है पढ़ाई का? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप मेरा तो जॉब ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है ना, डिपेंड करता है। तो आप पढ़ाई अगर ये आपसे छीन लिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पढ़ना और लिखना, दोनों आपसे तीनों छीन लिया जाए, तो आपकी गुलामी की अवस्था शुरू हो जाएगी। किसानों से तो 5 चीजें छीन ली, जो उसका बेसिक है वो ही छीन लिया, तो अब उसकी हालत क्या होगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम किसान बिल के मुद्दे पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि आप किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं काफी दिनों से। 26 नवंबर से जब से शुरू हुआ है, आप दिल्ली भी गए थे,
तो ऐसे क्या मुद्दे आपको लगते हैं, और साथ ही साथ आप किसानों के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे लगते हैं जो इस बिल में होने ही नहीं चाहिए? जैसे काफ़ी लोग एमएसपी का विरोध कर रहे हैं, और जो दलाली सिस्टम एपीएमसी की बात है उस पर, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। तो सिर्फ यही 3 मुद्दे हैं जिन पर विरोध होना चाहिए, और भी कोई विरोध होने लायक मुद्दे हैं इसमें? देखो 3 बिल है जी, 3 विधेयक हैं इसमें। हाँ, है ना, वो जो कानून बन चुके हाँ। हैं उसमें पहला कानून है बाजार समिति का। वो बाजार समिति के कानून में उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट बाजार समितियां बनाएंगे, आपको एक बाजार समिति पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और प्राइवेट बाजार समिति भी आपसे खरीद सकेंगे, हमने खरीदने वाले लोग ज्यादा पैदा कर दिए। ठीक है, मगर आप ये बताओ कि उन्होंने बोल दिया है कि जो सरकारी बाजार समिति है कोऑपरेटिव वाली, उसमें 6% टैक्स लेंगे, प्राइवेट में 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये लुभावना नारा है, बहुत लुभावना। क्योंकि 4 साल 3 साल अगर वो बाजार समिति में 1 रुपया नहीं दिया, अपने टैक्स मैंने नहीं भरा, क्योंकि हम जाएंगे नहीं बेचने, टैक्स फ्री वाले में जाएंगे। कोई भी कहाँ जाता है आदमी, जहाँ बचत हो वहाँ जाएगा। तो इस बाजार समिति में बचत होगी हमारी, तो हम कहाँ जाएंगे बेचने? प्राइवेट में। तो वैसे ही मर जाएगी वो सरकारी बाजार समिति या कोऑपरेटिव है, वैसे ही मर जाएगी। अब वो मर गई तो हमको जो एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चाहिए, वो कौन सी बाजार समिति देगी? आपने उसमें कानून में ये क्यों नहीं लिखा कि ये प्राइवेट बाजार समिति या एमएसपी से नीचे अगर खरीदती है तो इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा? ये नहीं लिखा है जी। पहले कानून में तो हमारा एमएसपी समाप्त करने का प्रोविजन है। और ये हमको शंका क्यों आती है? क्योंकि आदरणीय मोदी साहब जो भी कुछ बोलते हैं, बाद में उनके मंत्री लोग बोलते हैं कि वो जुमला था, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो ये सब करने के बाद भी किसी शहरी ने विरोध नहीं किया। मगर हम किसान हैं, हम इस भूमि के लोग हैं, तो हम नहीं क्या कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जब तक सहते हैं, मगर हम जब करवट लेते तो सब हिल जाता है। ये देश की ये खासियत है, और अभी किसान करवट ले रहे हैं। दूसरा बिल इन्होंने लाया जिसको ये बोलते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हो किसी को भी। भाई कहीं भी बेच सकते हो, कहीं भी, तो आपके बिल आने के 4 दिन बाद पैच पे एक्सपोर्ट बैन कैसे लग गया? ये धोखा है ना, सरासर धोखा है ना हमारे साथ जी। कि आप एक तरफ बोलते हो कहीं भी बेच सकते हो, तो कहीं भी बेचने का कानून 75 में जब 1400 लोग 6 महीने जेल में रहे थे, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसान को कहीं भी सरहद की पाबंदी नहीं होगी, है ना। तो ये होने के बाद इस बिल में आप क्या बता रहे हो? मगर इनको प्रचार करने का, गोबल्स वाला तंत्र से प्रचार करने का। यहाँ का एक केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे कि देखो तुमको 6% टैक्स बच जाएगा, तुमको ज्यादा दाम मिलेगा, तुमको मकई का दाम आधा हो गया, सोयाबीन का दाम आधा हो गया, सरसों का दाम आधा हो गया, सबके आधे दाम हो गए। कहाँ से तुम दुगना कर रहे हो? अच्छा, कंपनी के साथ में हम माल का एग्रीमेंट करेंगे। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम इंश्योरेंस निकालते, गाड़ी का इंश्योरेंस आपने भी निकाला होगा, है ना? मेरे पास गाड़ी नहीं, लेकिन मैं निकालते होंगे। लाइफ इंश्योरेंस निकाल लो, हेल्थ इंश्योरेंस। कितने पेज का फॉर्म होता है वो? देखा नहीं। 25-50 पेज का फॉर्म होता है जी। कोई पढ़ के उस पर सिग्नेचर करता है? नहीं, एजेंट बताते हैं यहाँ सिग्नेचर चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ। किसी फॉर्म पे आपने पूरा पढ़ के सिग्नेचर किया है अभी तक? काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का फॉर्म है। आपने पूरा पढ़ा कभी कोई फॉर्म? नहीं, वो फॉर्म तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो क्या किसान पढ़ेगा? कंपनी ने 25 पेज के फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लिया तो पढ़ेगा वो। और बाद में कॉम्पेंसेशन देते वक्त, कीमत देते वक्त कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो कंपनी बोलेगी मैंने तो ऐसा लिखा दिया था जी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो गवर्नमेंट ने फिक्स क्यों नहीं किया कि यही टर्म्स पे आप लिख सकते हो, यही टर्म्स आप कर सकते हो? ये क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि नीयत साफ नहीं है ना इनकी कोई नीयत में सफाई नहीं है। ये खाली बोलते अलग है, इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। ये संघ की संस्कृति है। दूसरी बात देख लो आप कि जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया उनके साथ में, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट उनका और आपके बीच में, इसमें एमएसपी नहीं आएगी, इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या बोलते हैं कि अगर आप में और कंपनी में डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आपको एसडीओ के पास जाना पड़ेगा, बाद में कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाद में सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। कोर्ट में नहीं जा सकते आप जी। नहीं। तो एसडीओ का अगर मंत्री का या सेक्रेटरी का फोन आ गया तो एसडीओ तो 3 साल उसकी केस ही नहीं लगाएगा, किसान की सुनेगा नहीं। और अगर आपका बहुत प्रशासन बहुत अच्छा और ईमानदार है तो फिर सारे कोर्ट बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, सारे बंद कर दो, सारा अधिकार इन्हीं को दे दो, प्रशासनिक अधिकारियों को। वैसे ही एसडीओ के पास में कलेक्टर
60-70 कमेटियों का चेयरमैन होता है, एक कमेटी की मीटिंग लगाने में उसे 6-6 महीने लगते हैं, तो हमारा जब सुनवाई होगी तो हमारे को समय दे सकता है? वो देगा? तो हमको लटकाने के लिए कि तुम कंपनी के विरोध में, जैसे लेबर को बता दिया कि तुम करीबन 6-7 साल तो अभी लेबर अगर निकाल दिया आपके काम से मास्टर ने, तो 6-7 साल वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। अब 7 साल तक वो रहेगा, उसी टोन में रहेगा, वो सारे लेबर उसके साथ रहेंगे और 7 साल बाद स्ट्राइक होगा। ये कोई कानून है? तो ऐसे ही कानून है ये कि आप कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए 2-4 साल कुछ भी नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये हमारे फेवर में है क्या? नहीं। तीसरा कानून है स्टॉक का, जो जमाव कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, शहर वालों को कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, मगर शहर वालों को मैं आगाह कर देता हूँ कि अगर ये इनके स्टॉक में माल चला गया तो ये आपको गेहूं नहीं दिखाई देगा, आपको आटा दिखाई देगा ब्रांडेड, और वो आटा 100 से 150 रुपये किलो दिखाई देगा। चावल भी अगर प्रोसेसिंग करके आपको मिलेंगे तो उसी दाम में मिलेंगे। आपको दालें और ये सब मिलेगा, वो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि फूड पर उनका कब्जा हो जाएगा। मैंने पहले ही अभी आपको बताया कि जब तक गांव का कब्जा था कोई भूखा नहीं था, मगर शहर में जैसे ही कब्जा हो गया, भूख वाली की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। कहते हैं हमारे यहाँ कि 22 करोड़ लोग को 2 जून का खाना नहीं मिलता है। तो हमारे पास सरप्लस है, 6 साल हमको अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दाना पैदा नहीं किया हमने तब भी हमको अनाज की जरूरत नहीं है, इतना स्टॉक है हमारे पास। तब भी 22 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, भूखे सोते रात में। क्यों सोते हैं? क्योंकि उस पर कब्जा है, सरप्लस पे किसी का कब्जा है। तो अगर शहर वाले नहीं समझना चाहते, 150-200 रुपये किलो चावल आटा सब खाना चाहते, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें इस बात पर आपत्ति है कि अगर अडानी अंबानी ने स्टॉक कर लिया और मेरा जब गेहूं निकलता उसका 15 दिन के पहले उसने अगर मार्केट में फ्लोट कर दिया उसका चावल गेहूं या कोई भी उपज, तो मेरे दाम तो गिर जाएंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे। शहर वालों को नहीं करना है, उनको अच्छा लगता है अडानी अंबानी का स्टॉक और वो बहुत अच्छा लगता है, मरे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जियो के स्टोर में जब कचरे के मोल में बिक रही थी मार्केट में सब्जी, क्योंकि किसान ना ला सक रहा था, ना लाया तो उसका दाम मिल रहा था, उस वक्त भी कोई सब्जी 100 रुपये 150 रुपये केजी से कम में जियो के इसमें नहीं मिल रही थी। और फिर भी ये शहर के मूर्ख, मैं मूर्ख ही बोलूँगा, उस भक्ति में लीन है। कुछ बोलते हैं कि किसानों को वहाँ से ज़बरदस्ती उठा दो। भैया मैं बता देता हूँ, गांधी को आपने मारा था संगियों, तो एक बात ध्यान में रखना कि गांव से आपका वंश नाश हो गया, पूरे शहरों में आ गया। अब अगर किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती करोगे तो इस देश में रहने के काबिल आप नहीं बचोगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं गांधी पे विश्वास रखता हूँ, हिंसाचार नहीं चाहता, मगर आपने अगर हिंसाचार की शुरुआत किया तो ये समझ लो कि मोदी जी की सुरक्षा में जो लगे हुए आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे किसानों की है। कितने मोदी उनकी सुरक्षा में है ज़रा देख लो, कोई नहीं होगा। तुम्हारी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने जैसे ही सरदार वहाँ आके बैठे अपने सिक्योरिटी से सरदारों को हटा दिया। अब किसको किसको हटाओगे? वहाँ यादव जुट गया, जाट जुट गया, जाटव जुट गए, सारे जुट गए हैं। हमारे मराठा भी वहाँ जुट गए हैं, कुर्मी जुट गए हैं, पटेल जुट गए हैं, सारी जातियाँ वहाँ जुट गई है, गुजर भी जुट गए हैं। तो अब किसको किसको सिक्योरिटी से हटाओगे? और ये देश से हटाओगे तो क्या इजराइल से और अमेरिका से सुरक्षा मंगाओगे आपके लिए? और ये हम मान्य कर लेंगे? तो भाई ज़रा होश में आ जाओ, समझ में आ जाओ और लाइन में आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो वो सरदार जी है, असरदार भी होते हैं और सरदार भी होते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था कि 2666 लोगों को जब फांसी हुई थी उसमें से 2100 लोग सरदार थे, और 121 लोगों को फांसी दिया था तो उसमें से 91 लोग सरदार थे। पहला 2666 का जो फिगर है वो आजन्म कारावास का है और दूसरा फिगर है फांसी का। मगर अंग्रेजों ने ये नहीं बोले कि ये पाकिस्तान, ये पंजाब वाली उसमें आके लड़ाई कर रहे इसलिए पंजाबियों को ही आज़ादी चाहिए क्या, बाकी देश को नहीं चाहिए क्या? ये जो अंग्रेजों ने नहीं किया था वो ये भक्त लोग और उनके नेता लोग बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ नक्सली आ रहे हैं, वहाँ खालिस्तानी आ रहे हैं। तो इनकी व्याख्या बता दिया जाए तो किसान ये जातिवादी हैं, एससी आरक्षणवादी है, एसटी नक्सलवादी है, जल जंगल जमीन की बात करने वाले इनकी व्याख्या में वो कौन है? अरबनी नक्सली है, मुसलमान आतंकवादी है, सरदार खालिस्तानवादी है। तो फिर क्या राष्ट्रवादी है? हाफ पैंट पहनने वाले, हवादार हाफ पैंट पहनने वाले, यही सारे राष्ट्रवादी है।
और यही देश के लिए निष्ठा करेंगे। तो मैं एक दावा करता हूँ कि 10 साल पहले का 2010 का रिकॉर्ड है मेरे पास में, जो 1700 करीबन मामले हुए थे इस देश के सीक्रेट बेचने वाले मामले, देश के मिलिट्री सीक्रेट बेचने वाले, 1500 से ज़्यादा लोग, 1700 में से 1500 से ज़्यादा मामले ये इन्हीं राष्ट्रवादियों के जातियों के विरोध में थे। सर लेकिन संघ का ऐसा कहना है कि वो लोग कभी जातिवाद नहीं करते। वो लोग जब भी खाना खाने भी बैठते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनके बगल में बैठा हुआ इंसान किस जात का है, या फिर वो लोग कभी जातिवाद नहीं करते हैं। तो लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि वो लोग आरएसएस का चीफ मुझे बता दो दूसरा कोई। महिलाओं की संख्या बता दो संघ में, वो बोलते राष्ट्र सेविका समिति, मतलब दुय्यम दर्जा है। जी ये कह सकते हैं। क्या समझाते हैं, किसको समझाते हैं? आप क्यों पाबंदी हर चीज महिलाओं पे लगाते हो, क्यों लगाते हो? लड़कियों ने ये नहीं सीखना चाहिए, लड़कियों ने ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों ने वो नहीं करना चाहिए, मगर किसकी? हमारी लड़कियां। और उनकी लड़कियां मिडी पहन के बच्चन के साथ में नाची, तब भी संस्कृति का संरक्षण हो गया। हमारी बच्ची ने जीन्स भी पहना, तो ये जीन्स पहनना मतलब वल्गैरिटी प्रदर्शित करना है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब दोगली राजनीति मुझे पता है, दोगली भाषा पता है। मेरे बगल में कौन बैठा है, मेरे इधर कौन बैठा है, आज भी उनके घर में अलग ग्लास रखा जाता है, अलग कप रखा जाता है, किसी को उनके घर में प्रवेश नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आज अभी हुआ खोले मैडम के अभी प्रकरण है पुणे का, कि उसके यहाँ काम रोटी पकाने के लिए जो मराठा गई थी उसके विरोध में उसने रिपोर्ट दिया था कि इसने मुझे डॉस दिया और ये मराठा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ये किसको समझाते हैं? किसी ने विरोध किया उसका? किसी ब्राह्मण संगठन ने उसका विरोध किया? क्यों? तुम जातिवादी नहीं हो ना, तो विरोध करना चाहिए था। ये सारा ब्यूरोक्रेसी में तुम बैठोगे, डेमोक्रेसी के सारे पिलरों पर तुम बैठोगे, हर जगह तुम्हारा कब्जा रहेगा और तुम हमको समझाओ कि तुम जातिवादी हो। अबे हम जातिवादी होते तो आटा बेसन हमसे मांग के खाते थे आप? इतने दिनों तक हमने पाला आपको, आपके हाथ में राज आ गया तो आप तो जो था वो बेच रहे हो। आपने क्या किया? हमको जातिवादी समझाओगे? और जातिवादी समझाने वाले वो मोहन भागवत जी कहते हैं कि जिसके जाति का जो धंधा है उसने वो धंधा किया तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो आपको ये मीडिया का काम नहीं करना चाहिए, आपको तो वो लिखने का काम करना चाहिए, पटवारी वाला। तो बोलते बोलते काम क्यों कर रही हो आप? महिला हुआ आपको तो बिल्कुल नहीं कोई काम करना चाहिए। आपको तो उन्होंने बताया भागवत जी ने कि बच्चे पैदा करना, खाना पकाना और घर की व्यवस्था करना यही काम है, क्योंकि महिला पढ़ लिख जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। मान्य करोगी? एक्सेप्ट है? तो आप क्या समझा रही हो भागवत मुझे? जी, ये जातिवादी का मामला हम थोड़ा साइड में रख के हम अब किसान बिल पर चर्चा करना चाहेंगे कि अभी किसान बिल पे इतना विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसे कुछ विधेयक हैं जो किसानों के विरोध में है, ऐसा किसानों का कहना है। किसी ने डिमांड ना करते हुए दे दिया उनको। जी, ऐसा भी किसानों का यही कहना है कि हमने कुछ मांगा ही नहीं तो हमें दिया क्यों जा रहा है। लेकिन सरकार उस पर कह रही है कि हम किसान जो ये जो क्षेत्र है खेती का, तो उसको हम और डेवलप करना चाहते हैं और वो गारंटी दे रहे हैं। आज ही नरेंद्र तोमर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग सारे लोग किसान नहीं है, नहीं, उनका कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि नॉन मोदी एलिमेंट्स आर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। हाँ, तो क्या गलत है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमको अधिकार है डेमोक्रेसी में विरोध करने का। उनके कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि जो अदर पार्टीज के लोग हैं वो इस सिचुएशन का, भैया हम किसानों पे राजनीति कर रहे हैं। आप तो वो पुलवामा में सैनिकों को मार के वोट लिए हो, राजनीति की हो। आपने राम के नाम से राजनीति की है। आप कौन सी राजनीति करते हो और किसको राजनीति समझाते हो? मतलब आपने किया वो बहुत सही है और दूसरा कोई कर रहा है किसानों की सुरक्षा में, तो उसको आप बताओ कि ये कांग्रेस के है, ये कम्युनिस्ट है, ये फलाने है, ढिकाने। तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विरोध करने का अधिकार है हमको। वो अधिकार अभी तक तो संविधान में छीना नहीं है, तो हम विरोध कर रहे हैं। आप बताओ। तो उनका ये कहना था कि ये इम्प्लाई करता है ऐसा कि वहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग नॉन मोदी एलिमेंट्स, उन्होंने ऐसा कहा कि नॉन मोदी एलिमेंट्स आर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। तो वहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं, किसान नहीं है। किसान कैसे चाहिए आपको? फटे कपड़े में नहीं। कैसे चाहिए? किसको किसान बोलोगे आप? अविनाश काकड़े किसान है कि नहीं? आप प्रमाण पत्र दोगे मुझे? आप पत्रकार हो कि नहीं? ये मैं प्रमाण पत्र दूंगा आपको। तो ये प्रमाण पत्र देने की बोगस यूनिवर्सिटी है आरएसएस।
इनके जितने पैदा हुए हैं ना ये सारे बोगस है। क्यों? क्योंकि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, देश के संविधान के किसी भी कानून में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जी, आप अगर किसी में कोई अंडर सेक्शन नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, ये संविधान को मानते नहीं है, तो इलीगल कौन है? 2002 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसा पढ़ने में आया है कि वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था कुछ नहीं। जनार्दन मुन ने एक डाला था, मोहनीश जबलपुरी ने दूसरा डाला था, दोनों में आरएसएस। वो अभी तक केस चल रही है, एक की रिजेक्ट हो गई, दूसरे की चल रही है। आरएसएस अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट नंबर्स अवेलेबल है सर? कहीं नहीं है। आप गलत के मैंने सुनी हो, आपने पढ़ाई नहीं किया, उनका ऑडिट नहीं होता है। वो बोलते हैं संविधान हमसे, संविधान से नीचे नीचे नहीं है, हम संविधान से ऊपर है। उसका नंबर तो याद नहीं है, बट मेरे पास वो अवेलेबल है। अरे मेरे पास तो केस अवेलेबल है, आप क्यों ये बेकार की बात कर रही हो? मोहन भागवत पे 27 केस डालने वाला मेरा करीब है, जो फ्रॉड करते हो, किसी का परमिशन नहीं लेते हुए फ्रॉड करते हो, उसके 27 केसेस उसके ऊपर है। ठीक है, ये डिस्कशन ही मत करो, इस पे तो पूरा एपिसोड बनाऊंगा और वो सारे कागज लेके आपके सामने रखूंगा, वो टेंशन मत लीजिए। तो ये इनका रजिस्ट्रेशन नहीं, मतलब इलीगल वो है। और ये इलीगल लोग दूसरे को प्रमाण पत्र बांटते हैं, जबकि मैंने इसमें एडमिशन ही नहीं लिया। आप अगर जिस यूनिवर्सिटी में मास मीडिया कर रही है उसमें एडमिशन न लेते हुए प्रमाण पत्र मिलोगे तो उसको क्या बोलेगा? फ्रॉड बोलोगे ना, बोगस ना। तो हमने तो एडमिशन नहीं लिया, हमको क्यों दे रहे हो? तुम जाति के प्रमाण पत्र दे रहे हो, किसान है कि नहीं ये प्रमाण पत्र दे रहे हो, हमारी धर्मों का प्रमाण पत्र दे रहे हो, तुम होते कौन हो? कौन हो तुम? सर, अभी किसान बिल पर विरोध हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी किसानों की कई समस्याएं होती थी, अभी भी हैं। जैसे उनको 24 घंटे बिजली नहीं प्राप्त होती है, साथ ही साथ पानी की समस्या उनको उसकी वजह से होती है। दो डैम, जैसे वर्धा जिला में 2 डैम बने, अपर वर्धा और लोअर वर्धा। तो काफी समय से हमने जब वहाँ के किसानों से बात की तो ये पता चला कि काफी समय से वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अब तक वो पानी उन तक नहीं पहुँचा। उनको खुद के प्रीमाइसेस में कुआं खुदवाना पड़ा और उसके थ्रू वो लोग करते हैं। तो 3 दिन रात को 3 दिन सुबह बिजली आती है, तो उनको उस बिजली के हिसाब से करना पड़ता है। यही नहीं, सिर्फ और ऐसी कई सारी समस्याएं, रास्तों की समस्याएं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं होती है। तो सिर्फ किसान बिल पर उठ के ही क्यों आ रहे हैं लोग आगे? अब तक इतनी समस्याएं थी, आप किसानों के लिए शुरू से काम करते आ रहे हैं, तब क्यों नहीं लोगों ने आंदोलन किया? देखो, हम जाग रहे हैं। मुझे कब जागना चाहिए? 4 बजे जागना चाहिए, 7 बजे जागना चाहिए, 8 बजे जागना चाहिए? ये आप तय करोगी कि मैं तय करूँगा? जी जरूर आप करेंगे, लेकिन आप किसानों और के साथ दूसरी काम बात, करते हैं। दूसरी बात, जब एमएसपी का सबसे ज्यादा इफेक्ट पंजाब पर हुआ है, तो इसलिए पंजाब का किसान खड़ा हुआ है जी। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं बोला था कि पंजाब को आजादी चाहिए, कि आपको चाहिए। पंजाब का एक लोग उसमें ये क्यों कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये आरएसएस बहुत फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे साथ पुरखों ने 70 साल इनको आने नहीं दिया था, इनकी औकात समझते थे। हम पढ़ लिख के इतने नालायक हो गए हैं कि इनकी असलियत नहीं समझ रहे। आज भी हम असलियत नहीं समझ रहे। और वो आके कोई तिवारी बोलती है, मैडम इनको 17 तारीख तक हटा दो, नहीं तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो आके प्रज्ञा ठाकुर बोलती है कि शूद्र को शूद्र कहने से गुस्सा क्यों आता है। ये सब आरएसएस की फेंकी हुई हड्डियां हैं। मैं इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जो हड्डी होती है ना, डाल देते और कुत्तों को लड़ा देते, वैसे ही दूसरे को लड़ा देते और ये तमाशा देखते। ये हड्डियां डाली हुई है। इनके सामने ना अडवाणी की औकात है कुछ, ना मुरली मनोहर जोशी की औकात है। फड्डे लगा दिए, सबको किनारे लगा दिया, तो इनकी कोई औकात नहीं है। तो वो प्रज्ञा ठाकुर की क्या औकात है? किस दिन कुत्ते से नचवा देंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। और वो कौन प्रज्ञा ठाकुर? जो खुद का ब्राह्मण है, ये बता नहीं सकती, वो ठाकुर, बोगस ठाकुर। वो बताना कि मैं ब्राह्मण हूं, क्यों ठाकुर लगाती है? ये सब ऐसी फ्रॉड है। वो यहाँ एक आता है संभाजी भिड़े, मनोहर कुलकर्णी, वो भिड़े लगाता है, संभाजी नाम लगाता है और पश्चिम महाराष्ट्र में मूर्ख बना रहा है। ये आरएसएस के गुर्गे इतने जगह फैले हुए होते हैं, इतने अलग अलग मुंह से बात करते हैं। आरएसएस ये हेड्रा हेडेड ड्रैगन है, 1000 मुंहों का सांप है। वो आपको निगलने के लिए बैठा है। आपकी संस्कृति, आपका अस्तित्व, आपकी संपत्ति सब निगलने के लिए बैठा है। वो अपने को कस रहा है धीरे धीरे, और वो अजगर से आपको मुक्त अगर होना है तो ये किसान आंदोलन में साथ दीजिए। सर, आपका काफी मतलब आपके हर सवाल के जवाब में आरएसएस पर काफी फोकस रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी, मुझे अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी है ये, तो हर चीज में आरएसएस पे फोकस क्यों? हम जो समस्या है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का मूल ही वही है? कोई भी धार्मिक कट्टरता ये समस्या की जड़ होती है। सिर्फ हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं है, हर धर्म का किसी भी धर्म की कट्टरता, मैं मुसलमानों के धर्म की कट्टरता भी भर्त्सना करता हूँ,
मैं ईसाई की भर्त्सना करता हूँ, मैं किसी भी धर्म की कट्टरता की भर्त्सना करता हूँ कि जब कट्टर हो जाता है वो इंसान नहीं रहता है। जी मैं इंसानों को साथ में जीना चाहता हूँ, इंसान रहना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने धर्म के नाम से पाकिस्तान बना लिया, क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। तो ये जो कट्टरवादी हिंदू है इनके नाम से अगर बन जाए, तो अभी नेपाल में हम्म, अभी लिखा है, मैंने जो जिस वक्त वो आंदोलन हो रहा था और वो भारत का विरोध कर रहे थे, तो कौशल प्रसाद स्वराज ने मनीषा कोइराला को मैसेज दिया कि तुम्हारे दादाजी जेल में रहे 20 साल, अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो फांसी करके मार दिए जाते। मतलब जाति देख के अगर पनिशमेंट होता होगा उसको कहते धार्मिक राज। जी तो तुम ब्राह्मण हो तो अलग सजा होगी, तुम कायस्थ हो तो अलग होगी, तुम क्षत्रिय हो तो अलग होगी, तुम शूद्र हो तो अलग होगी। तो चेहरा देख के और जाति देख के पनिशमेंट होती होगी, वो राज्य मुझे मान्य नहीं है। क्योंकि मैं जिस धरती पर पला हूँ वहाँ सब संस्कृति का स्वागत हुआ है, सब धर्मों का स्वागत हुआ है। और मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि कहीं भी भगवान होता है, कहीं भी नमस्ते कर देना चाहिए, चाहे वो चर्च हो चाहे वो मंदिर हो। अभी तो इनका बजरंग दल का एक फरमान निकाला है बजरंग दल का प्रमुख ने, वो क्या कहता है कि 31 दिसंबर को कोई भी चर्च में अगर जाते हुए हिंदू दिखेगा तो हम मरते तक उसको मारेंगे। हिंदुओं को खतरा इन संघियों से है, दूसरे से नहीं है खतरा कोई। अगर खतरा होता तो मुसलमानों का 750 साल राज था दिल्ली में। आज भी दिल्ली के आसपास 95% जो गांव है वो हिंदू के हैं, मुसलमानों के नहीं। 750 साल के राज के बाद में मुसलमान नहीं कर सके, तो खतरा तुमसे है भैया। सर, अब धर्म और जातिवाद की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जिनकी सबसे बुलंद आवाज रही जातिवाद को मिटाने के लिए, उन्होंने ऐसा कहा था आरएसएस गांधी की आवाज सबसे बुलंद थी। जी हाँ। उसके बाद में जातिवाद के विरोध में इनकी आवाज थी, धर्म के विरोध में बुलंद आवाज गांधी की थी, जाति के विरोध में इनकी। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद कहा था आरएसएस के लिए कि ये उन्होंने ऐसी पहली फाउंडेशन, एक ऐसा पहला संघ देखा है जिसमें जातिवाद का कोई नामो निशान नहीं है। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द हैं, है ना। तो इनको गांधी का सर्टिफिकेट, इनको बाबा साहब का सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है? ये गोलवलकर का और गोडसे का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बताते हमको? जी मतलब प्रमाण पत्र, आप सुंदर हो, आप सुंदर हो, ये मेरा प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? आपको खुद को नहीं पता आप सुंदर हो जी। तो ये गोडसे का नाम क्यों नहीं लेते हैं कि गोडसे की आइडियोलॉजी थी, गांधी आए थे, बाबा साहब ने, ये झूठ बोलते हैं। बाबा साहब के बारे में ये झूठ बोलते हैं कि गोडसे का केस लड़ने के लिए बाबा साहब ने सलाह दिया था, जबकि वो सरासर गलत है। ये झूठ बोलते हैं कि गांधी ने हमको आशीर्वाद दिया था, ये झूठ बोलते हैं। ये हर चीज में उनके पीछे क्यों छुपते हैं? क्योंकि उनको मालूम है उनका प्रभाव है समाज में। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अरे गोबेल्स के तंत्र है, हिटलर ने झूठ बोलकर ये किया था सत्यानाश, पूरा राष्ट्र का सत्यानाश किया। ये झूठ बोलने की तो इनकी पूरी खान है, हर चीज में झूठ बोलते हैं। आप कोई भी सवाल पूछो, मैं बताता हूँ क्या झूठ है। ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने यहाँ आके आक्रमण किया और सबको हिंदू बनाया जबरदस्ती। तो मैं ये पूछता हूँ कि केरला में कोई राजा नहीं गया मुसलमान, कोई सुल्तान नहीं गया, किसी ने आक्रमण नहीं किया, कोई वहाँ मुसलमान ने राज्य भी नहीं किया, तो उस प्रदेश में 34% मुसलमान कैसे बन गए? मतलब जबरदस्ती अगर बने तो कैसे बन गए? 632 में मोहम्मद पैगंबर साहब का इंतकाल हुआ, 630 में पहली मस्जिद वहां कैसे बनी? इसके जवाब नहीं है इनके पास में। मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब हमको आजादी मिली थी तो 30 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, उसमें से 7 करोड़ मुसलमान थे। हम 4 गुना हो गए, मुसलमान 28 करोड़ होना चाहिए था, नहीं है। आरएसएस भी बोलता है 21-22 करोड़ है। तो क्यों झूठ बोलते हो? ये किसी बात में सच नहीं बोलते, किसी बात में सच नहीं। ये जातिवाद के विरोध में मुझे बताओ, ये देश का सबसे बड़ा बंटवारा जातियों से हुआ है, जातियों से हम टूटे हुए लोग हैं। ये क्या मुसलमानों ने पैदा की जात? अंग्रेजों ने पैदा की जात? किसने पैदा की? इनके बाप दादा ने ना। तो मुझे रोश नहीं आएगा इसमें। किसने पैदा की जाति वर्ण? किसने पैदा किया? संघियों के बाप दादा ने। काफी पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातें कोई प्रूफ नहीं है इसका कि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हाँ इसी ने हिंदू धर्म बनाया। आप यहाँ बैठी हो तो आपके दादा थे कि नहीं थे? थे। परदादा थे कि नहीं थे? थे। क्या प्रूफ मांगोगी आप मुझसे? आज भी जातियों का फायदा किसको हो रहा है? जाति के पीक पर कौन बैठा है? फायदा किसको होता है?
जो टॉप पे बैठा होता है ना, जंगल अगर हरा भरा रहे, उसमें सारे प्राणी भरे रहे तो शेर की संख्या बढ़ती है ना। तो पीक पे जो बैठता है उसको फायदा होता है, वही ये सब सिस्टम बनाता है। जी, रिजर्वेशन भी तो है, मतलब जिसके थ्रू उन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कितना बैकलॉग है? एससी में कितना बैकलॉग है, एसटी में कितना है? ओबीसी की तो 27% रिजर्वेशन देके 30 साल हो गए। ऐसा हम कह सकते हैं ओबीसी को 30% रिजर्वेशन देके 30 साल हो गए, 27% रिजर्वेशन देके अभी तक 4% से ज्यादा जगह नहीं भरी है। उस पे सारे ब्राह्मण बनिए काबिज है। जी, लेकिन मैं खुद ओपन कास्ट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं किसी आप जात- ओपन नहीं हो, आप मैं ओपन किसी- कास्ट से नहीं हो। आपके लिए पता है, डिफाइन कर दिया है। विवेकानंद आपके आराध्य थे, जी ठीक है? जी। तो विवेकानंद की जितनी हालत करके इन्होंने मारे ना संगियों ने, जब अमेरिका में थे विवेकानंद जी, तो उनको एक प्रमाण पत्र नहीं दिया कि अथेंटिकेट है, हिंदू धर्म पे बोलने के लिए अधिकृत है। चारों शंकराचार्य को लिखते लिखते थक गए शंकर वो विवेकानंद जी। इन्होंने बोला कि तू कायस्थ है, तुझे हिंदू धर्म पे शास्त्रार्थ करने का अधिकार नहीं है। और वहां अगर श्रीलंका के महाथेरो अपने 15 मिनट में से 7 मिनट इनको नहीं देते तो विवेकानंद की पूरी तपश्चर्या व्यस्त बढ़ती चली जाती। शिकागो में वो भाषण नहीं दे सकते थे, ये बताते नहीं है। विवेकानंद के वापस आने के बाद उन्होंने पूरा जिंदगी, माने वो मर गए या मार दिया मुझे नहीं मालूम, जैसे वो आमटे मर गई लड़की उसको मार दिया कि मरा अभी कुछ नहीं पता चला, वैसे विवेकानंद जी के साथ में क्या हुआ ये नहीं बताऊंगा मैं। मगर जब विवेकानंद शिकागो से वापस आए तो बोला उन्होंने कि ये जो धर्म है देश में हमारे चल रहा है हिंदू के नाम से, ये मत छुओ का धर्म है। इसको मत छुओ, इसको मत छुओ, पानी को मत छुओ, खाने को मत छुओ, व्यक्ति को मत छुओ। तो ये धर्म है। क्योंकि वो इतने चिढ़ गए थे, उनके साथ में इन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से किया, वो जब उनके समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा प्रखर विरोधी ये जो इनकी ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके प्रखर विरोधी अगर कोई थे तो विवेकानंद थे। उनको अपना नहीं समझा उन्होंने, अरविंदो को अपना नहीं समझा। आप क्या बात करते जाति में, ओपन में? आपको दिमाग जो खराब हो गया ना, कई जातियों का दिमाग, हमारे जातियों में भी कई ब्राह्मण पैदा हो गए जो उनके साथ में है, समझता नहीं है कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। तो दुख का मूल कारण जब नहीं समझता है तो फिर विवेकानंद को हिंदू का सम्राट बता के और वो आपको बेचते हैं। पढ़ो थोड़ा सा विवेकानंद, वहां से आने के बाद जो जो ग्रंथ लिखे होंगे वो सर्कुलेशन में नहीं है, वो बताते नहीं है उनका राजनीति और समाजवाद। जो आप कह रहे हैं ये कभी भी पढ़ने में या सुनने में नहीं है। क्यों आने देंगे आप? इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, किताबें किसने बनाई थी? आप क्यों नहीं बनाती हो? अभी तक छत्रपति शिवाजी, ये शिवाजी के गुरु कौन थे? वो लंगोटबाज रामदास था। ये स्थापित करने के लिए उन्होंने 150 ग्रंथ लिख मारे। उन्होंने करीबन 180 साल उसका प्रयास किया और हाईकोर्ट के एक आदेश से पता चला, हाईकोर्ट का एक आदेश आया 10 साल पहले औरंगाबाद हाईकोर्ट का, कि कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उस रामदास की मुलाकात ही नहीं हुई। तो बिना मुलाकात से क्या इंटरनेट से गुरु बना था? मोबाइल था उस वक्त, कैसे बना था गुरु? लेकिन जो नामो निशान, इसलिए वो झूठ साबित करने के लिए वो बार-बार बनाते रहते, प्रूफ बनाते रहते। मतलब आपका कहना है कि वो प्रूफ थे नहीं, उसे बनाया गया। बिल्कुल 100%। मैं कई प्रूफ बता सकता हूँ। जब हिस्ट्री पे बात करूंगा तो आपको हिस्ट्री की सारी बातें बताऊंगा। इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बताया, हम लोगों को बताया। उत्तम खेती, मध्यम पान, कनिष्ठ नौकरी, भिख निदान, बताया ना? तो सारे संवैधानिक पदों पर, नौकरियों पर कब्जा इनको करना था, हमारे लोगों को मूर्ख बनाना था। अगर मेरे पिताजी ये मान लेते या मेरे पिताजी के पिताजी मान लेते तो हम आज भी हल जोतते होते ना, हम पढ़ने लिखने की बात करते ना, हम आपको समझाने के काबिल होते। तो इतने सारे जो प्रूफ हैं आपके हिसाब से झूठ है? कौन से प्रूफ है उनके पास? एक बताओ। जो भी मतलब जो बताते हैं कि शिवाजी महाराज की आपने बात की, अम्बेडकर की जब मैंने बात बताई कि आरएसएस के बारे में कहा, गांधी जी ने कहा था, ये सब आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा ये सब झूठ है। मैं सबके प्रूफ दे सकता हूँ। के लिए 25 से 30 सालों से काम करते आ रहे हैं, तो आपने अब तक किस किस समस्याओं पर काम किया है और क्या प्रोग्रेस रही है उसमें? देखो, मैं ये नहीं देखता किसानों पे काम करते हुए कि वहाँ किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं। मैं सरकार की बात नहीं कर रही। मैं जब आंध्र प्रदेश में वहाँ के ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी के किसानों ने स्ट्राइक किया था, कांग्रेस की सरकार थी, किरण कुमार रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री थे।
उनके सामने जाके मैंने प्रेस में, वो साथ में डिप्टी सीएम बैठे हुए थे और मैं प्रेस में बोला था कि किसानों की जो समस्या है एमएसपी की, ये अगर सॉल्व नहीं हुई 10 दिन के बाद, 10 दिन के पहले, तो मैं यहाँ आपके घर के सामने कांग्रेस का झंडा लेके उपोषण करूँगा। मैं यहाँ यही बात महाराष्ट्र में भी बोला हूँ, यही बात छत्तीसगढ़ में बोला हूँ। मैं राज किसका ये नहीं देखता, मेरे किसानों की समस्या है, उसके लिए जूझ पड़ता हूँ, उसके लिए लड़ पड़ता हूँ। और अभी तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ फिलहाल, तो मुझे पूरा फुल है, मैं सबको जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए मैं फ्री हूँ। नहीं, मेरा ये सवाल था कि अब तक का प्रोग्रेस क्या रहा है उस काम में। जैसे मैंने बताया कि किसानों की काफ़ी सारी समस्याएं, देखा जाए तो उनको उनकी जो फसल होती है उसकी सही कीमत नहीं मिलती, उनको सही बिजली नहीं मिलती है, चाहे कोई भी सरकार हो। जब 70 साल जो सरकार रही उसकी मैं बात करूँ, या फिर 2014 में मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी सरकार, उसकी मैं बात करूँ, ये समस्याएं अभी भी वैसे ही बनी हुई। ये कृषि समृद्धि चैनल कब बना, कितने साल हो गए? जी, इसी साल बना। ये 4 साल पहले क्यों नहीं बना था? तब वैसी कंडीशंस नहीं थी। अब जो कंडीशन आ रही है, धीरे धीरे हम जागृति ला रहे हैं, उसमें तो चेंज होगा, जरूर होगा। और समाज जब करवट लेता है तो धीरे धीरे लेता है। व्यक्ति का एक समय होता है, देश करवट लेता है, समाज करवट लेता है। क्यों हम 150 साल पर गुलामी में अंग्रेजों के रहे और 750 साल मुगलों के रहे? काफी समय तक कहा जाता है रियलाइजेशन, जागरूक नहीं थे लोग, है ना। तो जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, ये तुरंत इतना बड़ा अटैक था, ये 3 कानून का बदलाव, कि इसमें जागरूक हो गए जी। जब हमने आंदोलन, तो आप ये मत बोलिए कि उस वक्त आप क्यों नहीं बोले, इस वक्त क्यों बोले। ऐसा कोई कानून नहीं है संविधान में कि मैं उस पे नहीं बोला था तो आज नहीं बोल सकता। नहीं, वो सवाल मेरा है ही नहीं कि आप ऐसे ही पूछते हैं पत्रकार, यही सवाल पूछते हैं मेरा कि उस वक्त आप कहाँ थे, क्यों नहीं उठाया। हाँ, तो उस वक्त क्यों क्या कहाँ थे, नहीं उठाया, मेरी मन की मर्जी। लेकिन समझ गोधरा पे क्यों नहीं बोल, आप गोधरा पे बोलते हो, दिल्ली पे क्यों नहीं बोले? भाई नहीं था, मेरे को अकल नहीं थी, आज अकल आ गई जी। तो आप क्या, मुझे कब अकल आना चाहिए इसका भी प्रमाण पत्र दोगी? जी ठीक है। तो मैं कह रही थी कि हाँ, उस समय काम नहीं हुआ और आज भी काम नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल ये था कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है? बहुत प्रोग्रेस हो गई। देखो हमारे लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए। मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ वो पॉइजन फ्री फूड पे काम कर रहा हूँ, और वो पॉइजन फ्री फूड पे किसानों को समझ में आ गया है कि जो ऐसा प्रोडक्शन पैदा करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। अच्छा। हम ऐसा कुछ ना करें कि जिसकी डिमांड ना हो। तो बाजार में क्या बिकता है ये देख के हम फसल पैदा करें, क्या पकता है ये देख के फसल ना पैदा करें। ये सोच किसानों में डेवलप हो रही है और बहुत बड़ा परसेंटेज अभी इस पे उतर रहा है। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों की भी गलती रही है कि वो शुरू से उस मामले में जागरूक नहीं रहे, चाहे वो उनकी समस्याओं की बात हो, चाहे उनके क्षेत्र की बात हो, वो वैसे किताबों के मामलों में नहीं, वो उनके क्षेत्र के मामले में अनएजुकेटेड रहे हैं कि और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि वहाँ के अधिकारियों की भी गलती रही, क्योंकि जब हमने किसानों से बात की तो उनका साफ साफ ये कहना था कि जो अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं उनको ही उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है और उनको रखा इसीलिए गया है ताकि वो किसानों को ट्रेन कर सके। लेकिन जब वास्तविक हम परिस्थिति देखते हैं तब वो विपरीत है। बहुत सारी माताएं हैं जिनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं जी बच्चे। शहर में ऐसी माताएं पिता बहुत है कि उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो क्या माता पिता ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है? नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम भी उसी अच्छे संस्कार देने चाहिए उनको। संस्कार देने की चीज नहीं, लेने की चीज है। संस्कार दे नहीं सकते। अगर देने की चीज होती तो तीनों बच्चे एक साथ के होते। 4 बच्चे अगर है माँ के, एक चोर बनता है एक जज बनता है। संस्कार लेने की चीज है, देने की नहीं। ये आरएसएस की भाषा की हम संस्कार देते ये नहीं दे सकता, ना माँ बाप दे सकते। संस्कार ये एक्सेप्ट करने की चीज है, ग्रहण करने की चीज है। लेकिन अगर किसी माता पिता में ही वो आदतें नहीं है तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो एक बच्चा जो दारू पीता है कंटिन्यूअसली, माँ बाप जिसके दारू पीते हैं उसका एक बच्चा बिल्कुल दारू को नहीं छूता और एक बच्चा बिल्कुल कंटिन्यूअसली ड्रिंकर हो जाता है। उसकी विवेक बुद्धि है अब दोनों की, क्या सही क्या गलत पहचान। वो लेने की जो जिसमें ग्राह्यता होगी और जो समझ होगी। देखो एक स्कूल में एक मास्टर गया और उसने बोला कि मैं हर चीज उदाहरण के साथ समझाता हूँ। तो बोला क्या समझाओगे? तो मैं बोले दारू के कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उसने अपने जेब से बोतल निकाली है दारू जिसमें भरी हुई थी, एक कांच का ग्लास निकाला, वो कांच के ग्लास में उसने दारू डाला और फिर दूसरी जेब से उसने एक पुड़िया निकाला जिसमें अर्थवर्म थे। ठीक है, वो अर्थवर्म उसने दारू में डाल दिया। वो टफड़ा के उसके टुकड़े टुकड़े होने लग गए अर्थवर्म के, क्योंकि अल्कोहल में पड़े अर्थवर्म तो टुकड़े होने लग गए। आखिरी बेंच पर जो लड़का खड़ा था उसको पूछा कि आपने इससे क्या शिक्षा ली?
तो वो बोला है कि दारू पीने से पेट में कीड़े नहीं होते, मर जाते हैं। ये पढ़ाना था उसको। जी। तो जो जिसको शिक्षा ग्रहण करनी वैसी करता है। किसान समाज बहुत शोषित समाज है, जैसी माँ शोषित होती है, उसके साथ कुछ भी किया तो वो बहुत जल्दी रिवेंज नहीं लेती। कोई माँ रिवेंज नहीं लेती है, वैसे किसान भी रिवेंज नहीं लेता था। मगर एक आपको बंदर के बच्चे की कहानी आपने पढ़ा होगा बचपन में, कि एक माँ बंदर और उसका बेटा उसके साथ में थे। उसको एक कांच की पेटी में बंद कर दिया और उसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जब तक यहाँ तक पानी था तो उसने बेटे को सर पे उठा के रखा, मगर जब नाक मुंह में पानी जाने लग गया तो उसने बेटे को सर के नीचे डाला और उस पर खड़ी हो गई। तो अब ये हालत हो गई है समाज और किसानों की कि अब हमारे नाक मुंह से ऊपर पानी लग गया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते। हम भी माँ की तरह ही है, हम भी पालनहार ही है, हम भी पोसते हैं, हम भी देने का मादा रखते हैं। इतने सालों से हमने ही दिया है, मगर हमने आप लोगों ने रिटर्न कुछ नहीं दिया हमको, शोषण के सिवा। तो आपका ये कहना मतलब आप मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा बताइए कि आपका क्या कहना है कि सच में जागरूकता नहीं है या फिर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी गलती है या फिर उनको नहीं, हमको जाति से, धर्म से, छोटी खेती, नहीं बात कर अरे रही। सुनो, हाँ। जाति के नाम से, धर्म के नाम से छोटी खेती, बड़ी खेती, अंगूर की खेती, अनार की खेती, गेहूं की खेती, चावल की खेती, ऐसे अलग अलग कारणों से बांट के रखा है। सबकी समस्या एक है, जब हमको समझ में आएगा उस वक्त इस देश में अलग माहौल आपको दिखाई देगा। आज भी वो बांट ही रहे ना कि सरकारों को समस्या है बाकी लोगों को नहीं है। ये बांटने का जो थ्योरी है इनकी, इस संघ की बहुत स्थापित थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ की जो कास्ट है उसको इन्होंने स्टेप फॉर्मिंग बना दिया है। तो कास्ट को भी लगता है कि 10 लोग मेरे नीचे है, 2 ऊपर है तो क्या बिगड़ता है। मराठा को भी लगता है कि एक हमारे ऊपर है और 10 नीचे है तो हमारा क्या बिगड़ता है। ये स्टेप फॉर्मिंग, ये मानसिकता में, आपकी सामाजिकता में इतना गहरे में पड़ कर रही है कि जब तक बड़ा अटैक नहीं होगा, जब तक ये तहस नहस नहीं होगा, मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बड़ा अटैक है किसान का। मतलब अभी तक जो समस्याएं रही हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं था किसानों पर, क्या बिजली की कहें, पानी की कहें, छोटी मोटी समस्या से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। नेचर की समस्या से हम लड़ लेते हैं। बारिश कम हुई, ज्यादा हुई, ठंड ज्यादा हुई, कम हुई, हम लड़ लेते हैं। मार्केट कम ज्यादा एक आध बार हो गया, हम लड़ लेते हैं। मगर आप मेरी जमीन छीनने की बात कर रहे होगे, फसल छीनने की बात कर रहे होगे, हमारा भविष्य छीनने की बात कर रहे होगे, तो हम हमें समझ में आ गए कि ये हमारा नहीं है आदमी, ये चाय वाला देश बेच रहा है। अब ये समझ में आ रहा है और ये सबको समझ में आ रहा है। आज कुछ लोग आप पे प्रतिवादे चले हुए, इनको भी समझ में आ जाएगा। सर जैसे आपने कहा कि ये चाय वाला देश बेच रहा है, ये आपके शब्द हैं या किसी एक पार्टी के शब्द हैं या फिर किसी एक व्यक्ति के शब्द? ये आपके भी होने चाहिए, आपको दिख नहीं रहा है? एयरपोर्ट भी बिक गया, रेलवे स्टेशन भी बिक गया, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब रेलवे बिक गई, क्या अब क्या बिकने का रहा? लेकिन कहीं ना कहीं देश बेचना मतलब, देश बेचना मतलब आपका सौदा मेरा सौदा ही बचा है ना जी, और क्या बचा है? नहीं, अगर देश अगर बिक रहा है तो हम देश के नागरिक हैं, देश हमारा घर है, ये तो ऐसा लगता है ना भाई रेल हमारी संपत्ति है, उसकी रक्षा कीजिए, मगर रेल अब अडानी की संपत्ति होगी, उसका क्या करोगे? आपको कितने रेलों पे दिखाई देगा अभी रेल अडानी की हो गई, उसका क्या कर लोगे? 10% 20% रेलें नहीं चल रही है, किसी को नींद नहीं खुल रही है, किसी की नींद नहीं खुल रही है। सबको वो जो ये होता है ना, वो भूल देने वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगाया हुआ है धर्म का, वो इंजेक्शन लगाया हुआ है द्वेष का, वो इंजेक्शन लगाया हुआ है डिवीजन का। वो इंजेक्शन के सामने दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने बिक रहा है सब, एक एक चीज बिक रही है। एयरपोर्ट बेच दी, 1 रुपए के भाड़े से एयरपोर्ट बेच देते, हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए भाड़ा देगा वो साल में, और 100 साल के लिए बेच दिए। रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलवे की जमीनें बेच दी, एफसीआई बेच दिया, अभी तो अडानी को एफसीआई बेच दिया। अब क्या बचा है? हाईवे बेच दिए, नदियां बेच दी, पानी बेच दिया, जल के सारे स्रोत बेच दिए, क्या बचा है बेचने का? अब अनाज की सीड बेच दिए, खाद बेच दिए, कृषि बेच दिए, अब हमको बेचोगे? तो इसलिए बोला मैंने कि चाय बेचते बेचते देश बेचने का मतलब ये नहीं होता है। और ये नारा किसने भी दिया होगा, बहुत शानदार दिया है, मैंने नहीं दिया हूँ मगर शानदार है, और उसकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। एक मेरा सवाल ये था कि आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जिस मतलब अगर दोनों एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या प्राइवेटाइजेशन गलत है? देखो प्राइवेटाइजेशन तो डिफेंस का भी कर दो,
एजुकेशन का तो कर ही दिया आपने, है ना? तो फिर मेरी सुरक्षा भी अमेरिका ही करेगा ना, कोई देगा तो कंपनी, उसका जहाँ फायदा होगा वहाँ तो तुम जमीन नहीं करेगा। तो प्राइवेटाइजेशन किस बात का हो तो समझना चाहिए ना। एक मातृत्व का प्राइवेट शपथ लेता है राष्ट्रपति की, उसी बाइबल पे हाथ रखकर जो बाइडेन को भी कसम लेना पड़ेगा, वही बाइबल रहेगा। मेरे देश में बाइबल पे, कुरान पे, गीता पे, संविधान पे कुछ भी मानने नहीं तो सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकता है। ये दुनिया का अकेला मौलिक देश है। मेरे देश में किसी धार्मिक ग्रंथ की न शक्ति है, ना उसकी बाध्यता है, ना उसको तुमको पालन करना पड़ेगा। देखा जाए तो मेरे धर्म में मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च में चला जाऊँ, मुझे धर्म से बाहर नहीं समझते हैं, वो समझते हैं। मगर अभी बजरंग दल अगर ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को आप अगर चर्च में गए तो आपको मरते तक मारेंगे हम, ये है हरामपन। वैसे देखा जाए तो हर धार्मिक ग्रंथ में एक जैसे ही मैसेजेस दिए गए हैं, एक जैसी ही बातें बताई गई हैं। देखा जाए इसके तो बारे में तो खाली एक बार तू जाति और धर्म पे मेरा इंटरव्यू ले, मैं तुमको समझा दूंगा कि जाति क्या है, धर्म क्या है, जातियाँ कैसे पैदा हुई, किस तरीके से उसको रिजिड बनाया गया, धर्म कैसे पैदा हुए, धर्म का मायना क्या था और धर्म का अर्थ क्या है, कभी समझ लेना। क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल किसानों पर, उनकी समस्याओं पर और किसान बिल पर चर्चा करें, लेकिन देखा जाए तो सिनेरियो ऐसा हो गया, परिस्थिति ऐसी विपरीत हो गई है कि वो किसान पीछे रह गए, लेकिन धर्म, जाति, ये सब पार्टी, ये कौन ला रहा है? ये सब आ गए। ये कौन ला रहा है? अविनाश काकड़े नहीं ला रहे हैं। ये जो सत्ता पे बैठे हुए वो बता रहे हैं कि ये धार्मिक है, ये नक्सली है, ये कहाँ के है, ये सरदार है, ये पंजाबी है, ये खालिस्तानी, कौन बता रहा है ये सब? तो लाओगे तो दूर तक जाएगी ना बात, तो निकालोगे तो दूर तक जाएगी, वो दूर तक बात है। तो मतलब एक कंफ्यूजन की तरह, एक सार की तरह कहा जाए तो ये होगा कि किसानों के लिए क्या ये तीनों बिल अच्छे नहीं है? तीनों बिल में मैंने जो बोला 6 सुधार वो होने चाहिए। मतलब बिल तो आते रहेंगे, आते रहते हैं, मगर बिल समग्रता से उस पर चर्चा होकर आनी चाहिए। क्यों आपने राज्यसभा में बिना चर्चा के और आपने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सभी ने बोला है कि अगर वो बिल किसानों के लिए है तो इसकी चर्चा किसानों से होनी चाहिए थी, जैसे जीएसटी आया तो व्यापारियों से चर्चा की जानी थी। हमको तो गिनती में नहीं करते ना, कोई गिनती में नहीं करते, तो ला लिए बिल। अरे हमारे साथ नहीं किए चर्चा, विरोधी पार्टियों के साथ भी नहीं किए, मार्शल लगा के उनको बाहर करवा दिया और आवाजी मतदान से, संवैधानिक चेंज था, आवाजी मतदानों से क्यों किया भाई? एक आदमी ने भी अगर बोला कि वोटिंग होना चाहिए तो होनी चाहिए थी, क्यों आपने आवाजी मतदान किया? क्योंकि आप में नियत में खोट थी, आपको लगा सब चल गया तो ये भी चल जाएगा। गलत किया आपने मोदी जी, आपने गलत किया। आपने जमीन जो अधिग्रहण बिल था उसके ऊपर जो आपने यानी हाथ जला लिए थे, आपके वापस लेना पड़ा था बिल, ऐसा ही दोबारा आप किसानों के साथ नहीं किया। किसान बहुत सहनशील है, किसान बहुत एक्सेप्ट करता है, सारे अन्याय सहता है, मगर पानी नाक से ऊपर चले जाए तो आपको भी पैर के नीचे लाने में समय नहीं लगाएंगे, आप चाहे कितना प्रयास कर लो बांटने का। अब किसान समझ गया है कि आप उनके विरोधी हो, और आपके मंत्री जो समझाते हैं ना, 600 मीटिंग लेने वाले हो, समझाने वाले हो, आप जवाब दे देना, जगह जगह कैसे देते हो जवाब। मोदी जी इतना अगर कॉन्फिडेंस था तो उसी मोर्चे में जाके समझा देते थे, उसी मोर्चे के सामने फेस कर देते थे। आपका छाती नहीं 56 इंच की, आपका पेट 56 इंच का है, और उसमें सारे एयरपोर्ट, सारे रास्ते वो सब घुस रहे अंदर। आपका पेट है 56 इंच का, छाती नहीं, छाती तो बहुत छोटी है। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, ये कहा गया है कि तो किसानों के लिए जो चेंज वो लाना चाह रहे हैं बिल में गवर्नमेंट, ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के शब्द हैं कि एक मत नहीं हो रहे हैं किसान, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही नहीं हो रहे। अब कुछ लोग ये बोल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक बिल चाहिए। वो जो चाहिए जो बोल रहे हैं वो इनके दलाल है, ठीक है? वो हर स्टेट में 10, 20, 25 है। मैंने आपको बोला कि आरएसएस से 350 संगठन से चलता है, ये हाइड्रा हेडेड ड्रैगन है, तो इनके लोग ये करते हैं, बाकी कोई किसानों में फूट नहीं है, सबको पता है कि ये बिल क्या है। अच्छा, तो उनके जो शब्द रहे हैं कि एक मत नहीं है किसान इस में चेंजेस, आप एक मत हो, क्या बात है? आप एक मत हो ना, आरएसएस वाले एक मत है इस पे, तो आपका किसान संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं वहाँ? कि खाली नोटंकी दिखाने के लिए कर रहे हैं? उनका तो ये क्या नोटंकी दिखा रहे हैं उनके संगठन? नहीं, मतलब उनका ये कहना है कि जो मतलब पॉलिटिकल लोग ही सामने आ रहे हैं, किसान तो थोड़ा पीछे। तो किसने आना चाहिए? ये देश पॉलिटिकल है कि नहीं, लोकतांत्रिक है कि नहीं है? तो कौन आए किसान?
जी, बात तो वो भी सही है कि कई सारे किसानों का ये कहना था कि अगर किसानों की और किसान आप क्या सर्टिफिकेट भरता है। किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए ये बता रहे हो? जी राजनीति नहीं, आपका ठेका है, जी नहीं, इन्हीं जातियों का ठेका है। जी नहीं। तो फिर आप ऐसे कैसे ब्लेम लगा देते हो कि किसान राजनीति कर रहे हैं? तो आपने क्या किया राम मंदिर का, आपने क्या किया वो पुलवामा का, क्या किया आपने? तो आप चाहे उसकी राजनीति, मतलब सैनिकों की मौत की भी राजनीति करके आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो, आप किसी भी हत्या की राजनीति कर सकते हो, आप गोधरा की कर सकते हो, आप गुजरात की कर सकते हो, आप पुलवामा की कर सकते हो, और हम किसानों की बात उठाए तो राजनीति आ गई बीच में। तो हम क्या काय के लिए साधु सन्यासी बन के बैठे हैं वहां? अबे तुम्हारे इसमें तो साधु सन्यासी भी सीएम बन के बैठा है, केंद्रीय मंत्री बन के बैठा है। जिसने साधु सन्यासी का काम करना था वो केंद्रीय मंत्री बैठता है, सत्ता में आता है, और हम किसान लोग हम राजनीतिक भाषा भी नहीं बोल सकते। ये सब दोगलापन है, बंद करना चाहिए। ये बात हो गया। आपने खालिस्तानी बनाने का प्रयास किया था उनको। आप ये पूछ रहे वहां जलेबी कैसी आती है, वहां खाना कैसे आता है, वहां इतना कौन व्यवस्था दे रहे? 550 सालों से वो सब जगह लंगर लगाते हैं। आप आटा बेसन मांग के खाते थे, उन्होंने नहीं खाया कभी। उन्होंने 550 सालों से खिलाया सबको। और उनके जो लोग हैं ना, वो 1-1 करोड़ रुपए वहां डोनेशन दे रहे हैं। मुसलमान खाना खिला रहे हैं, सरदार तो सबको खाना खिला रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर क्यों नहीं आए आगे? क्या हिंदू नहीं है वहां? सारे गद्दार बैठे हुए हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। तो फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपको तो बहुत अच्छा समझता है क्राइम। सारे गद्दारों को अंदर क्यों नहीं डालते? आप काहे के लिए बैठे हो वहां दिल्ली की कुर्सी पर? चूजे निकालने के लिए? सर तो क्या वो आंदोलन तीन ही लोगों तक सीमित है? क्योंकि जब 8 दिसंबर को बंद था, तब जब यहाँ पे नागपुर में इंदौरा स्क्वायर पे जब हमने किसानों का इंटरव्यू लिया, तो वहीं के किसानों के शब्द थे कि यहाँ पर हम सिर्फ 3 धर्म के लोग हैं। उन्होंने भी धर्म की बात निकाली। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे सरदार भाई हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, और यहाँ हमारे अम्बेडकरवादी भाई। टारगेट जिनको किया जाता है वो उफान पर आते हैं जी। ये टारगेट किसको कर रहे हैं? किसान। सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किए, किसानों को नहीं कर रहे। ये सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किए। देखो इनके बंच ऑफ थॉट्स और हु फाइंड आवर नेशनहुड जो किताब है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि हमारा पहला शत्रु मुसलमान है, दूसरा शत्रु दलित है, और उसके बाद में सारे शत्रु हैं। तो उनके ऊपर अटैक किए, जिनके ऊपर अटैक हुआ वो तिल मिला के बाहर है। क्या समस्या है? अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस बिल के लिए और किसानों के लिए ऐसे क्या विधेयक आने चाहिए जो सच में किसानों का भला करेंगे? क्या हमको फ्री आपके कर हिसाब देना से चाहिए। हमारे विरोध में जो कानून है उसको समाप्त करना चाहिए। हमारे विरोध में है जो ये पूरा कानून, कानून खत्म ये करना चाहिए जीवनावश्यक, या फिर उसमें कुछ चेंजेस इसमें तो सुधार करना चाहिए, मगर जीवनावश्यक कानून समाप्त होना चाहिए। जैसे ये सारी जीवनावश्यक, प्याज आपके लिए जीवनावश्यक है? जरूर है। कितना प्याज खाती हो? जैन प्याज नहीं खाते मर जाते हैं। नहीं। तो जीवनावश्यक किसको बोलोगे आप? अनाज को। अनाज नहीं खाया तो मर जाओगी? नहीं। तो फिर जीवनावश्यक किसको बोलते हैं? सर लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो तो खाने पर, नॉर्मल आदमी कोई जैनी जिंदगी भर मैंने प्याज नहीं खाता मर जाता है। प्याज जीवनावश्यक नहीं है, लेकिन अनाज तो है, वो लोग कुछ तो खाते बिल्कुल होंगे, नहीं, फल खाते होंगे, फ्रूट खाते होंगे, बिल्कुल सब्जी नहीं, है। जो भी खाते होंगे अनाज नहीं है। टमाटर जीवनावश्यक नहीं है, ये जीवनावश्यक का आप हमारा सर कंट्रोल। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजंस है उनके लिए तो ये जीवनावश्यक ही है। तो जीवनावश्यक है तो पैसे दे के खरीदो, हमको लूट के क्यों खरीदते हो? पैसे दो। चीनी जीवनावश्यक है, चीनी खाने से मरता है या ना खाने से मरता है? ज्यादा खाने से मरता है ना, तो चीनी जीवनावश्यक कैसी हो गई? आज की जो जीवन शैली है उसके लिए ये तय कौन करता है? सब्जी, ये तय कौन करता है? आज की ये कोई 600 करोड़ रुपए किंगफिशर के लोगों पर बैंक लोन देती है और मेरे 600 एकड़ जमीन पर 6 करोड़ लोन नहीं मिलता। ये तय कौन करता है? लुटेरे ना, जिनको मेरा लूटना है वही तय करते हैं ना। तो ये हम समझने लगे ये गलत है। तो हम व्यवस्था को समझ रहे हैं और उस पर अटैक कर रहे हैं। हमको समझाया जाता है बेटी के शादी यानी इसके लिए कुएं के लिए पैसे लिए थे खेत में और बेटी की शादी में लगा दिए। तो महिला ने भी तो यही किया था कि उसने पैसे लिया था किंगफिशर एयरलाइंस के लिए और कैलेंडर बनाने में लुटवा दिया। मरेगा वो तो भाग गया, उसका भाग गया, इनके साथ में मिल के गया। अरुण जेटली जी को बता के गया कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब तो अरुण जेटली जी नहीं है। तो उस वक्त तो जो बोला था पार्लियामेंट में बोला था, वो डिनाई करते थे कि कांग्रेसी है ये है। तो कांग्रेसी था तो उसको यहाँ चढ़ा के फांसी देना था ना।
आपने क्यों भागने दिया? वो भाग गया, रोडिया भाग गई, मोदी भाग गया, सब भाग गए। मतलब आप हटा के कांग्रेस ने पैसे दिया होगा, मैं नहीं बोलता हूँ, उनके भी चोर है बहुत सारे लोग। जी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। नहीं देखो, चोर होना और डकैत होना इसमें फर्क है। वो चोर थे, ये साले डाकू है। ये दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं आपके ऊपर, आपके खेती पर। ये एक नारा देते हैं, ओ बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? बेटी इनसे बचाने की जरूरत है। आज जितने कांड हो रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, नंबर ऑफ केसेस में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। तो किनसे बचाओगी बच्ची? लेकिन उसमें किसी गवर्नमेंट की नहीं, उसमें लोगों की मानसिकता की गलती है, ऐसा नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में होता है तो गवर्नमेंट की गलती है, उत्तर प्रदेश में होता है तो लोगों की गलती है। ये दोगली मानसिकता बंद होनी चाहिए। ये मेरी नहीं मानसिकता है, मेरी तो मानसिकता यही है कि हाथरस का कांड होता है जी, ठीक है, और वो जम्मू कश्मीर में हुआ, वो 7 साल की 9 साल की बच्ची के साथ में क्या होता है जी, वो भी एक गुनाह ही है। मेरे वो गुनाह में जो गुनाह में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम कहते हुए वहां के जो निकले थे, उनको क्या किया आपने? क्या किया बताओ? सजा दी। कैसे तो नहीं दी? जितने बीजेपी के पॉलिटिशियन थे झंडा लेके निकले थे, जितने बजरंगी थे झंडा लेके निकले थे और नारा लगा रहे थे वंदे मातरम भारत माता की जय, और समर्थन कर रहे थे बलात्कारियों का, जिनको अभी सजा हो गई कोर्ट में, तो उनको क्या पनिशमेंट है? मुद्दा तो ये भी है काफी बड़ा। तो बड़े मुद्दे तो कहाँ दबा दिए जाते हैं ना। बड़े मुद्दे आपको उठाना है, आप उठाइए। जी जरूर। एक आखिरी, मैं ये सच में आखिरी सवाल है, और एक अभी तक जितने भी लोगों से बातचीत हुई उसमें से ये समझ में आ रहा है कि काफी लोगों का ये कहना है कि अभी लॉकडाउन में कहें या फिर अभी जितने भी मुद्दे हैं, आर्थिक समस्या जो है, हमारा क्या कहते हैं जीडीपी जो लॉस हुआ है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो ऐसे ही बड़े बड़े मुद्दों को दबाने के लिए इस बिल को लॉन्च किया है और उसको एक डिस्ट्रैक्शन बनाया गया है। मेरे किसानों पर अटैक हुआ है, हमें पता है। मैं बोले तुम जीएसटी पे नहीं बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम मरो, तुमको नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। आपने दूसरे नोटबंदी का लाया नहीं बोला, आपने लेबर का लाया नहीं बोला, एजुकेशन का लाया नहीं बोला, ये मेरा दोष नहीं है। हम उस वक्त भी बोले थे, मैं अविनाश काकड़े एज ए पर्सन मैं हर वक्त बोलता हूँ, बोलते रहूँगा। सवाल ये है कि लोग अगर नहीं जागते हैं तो उनका दोष है, उनका दोष थोड़ी है। मेरा सवाल ऐसा है कि क्या मतलब काफी लोगों का यही कहना है कि ये एक भटकाने के लिए जो है किसान बिल को लॉन्च किया गया, ताकि इन सारी समस्याओं से ध्यान हटकर उस सारे प्रोटेस्ट पे, धर्म पे, जाति पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे लोगों का ध्यान जाए, और जो सच में जो मेन समस्या, ये अच्छी बात है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये सबसे समस्या की जड़ यही है जो बैठा हुआ है दिल्ली में। तो क्या आपको भी ऐसा ही मतलब आपके हिसाब से क्या ये सही हो सकता है? नहीं, देखो समस्या की जड़ मैंने पहले ही बताया, कट्टरता है जी, और ध्यान हटाने के लिए बार बार करते ही रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं जी, ये उनका धंधा पॉलिटिकल है, पार्टी करती है, ये धंधा है उनका, उनको करना चाहिए, मगर हमको भी समझना चाहिए। जी, हमको भी ये बातें समझना चाहिए कि कौन सी बातें हमारी उपयोगी है, कौन सी नहीं है। मेरे खेती का पानी, बारिश, फसल के उपज, दाम, ये जाति और धर्म देख के नहीं आता है। तो हमको उपज के साथ खड़ा होना चाहिए, हमको दाम के साथ खड़ा होना चाहिए, हमको बिजली पानी की समस्या, बच्चों की शिक्षा, बच्चे के स्वास्थ्य में खड़े होना चाहिए। उसमें खड़े ना होने पाए लोग, वो समझे नहीं अपनी बात, इसलिए जाति, धर्म, भाषा, ऐसे मुद्दे निकाल के देशभक्ति, ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं ये देशद्रोही लोग। आप जनता को एक किसान नेता होने के तरफ से या फिर किसान नेता की तरफ से किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं किसानों को इतना ही मैसेज देता हूँ कि भाइयों, ये देश अहिंसा का देश है, हम बुद्ध के, महावीर के देश में रहते हैं, हम गांधी के, बाबा साहब के देश में रहते हैं। आपका आंदोलन चाहे कितना भी दिन चले, कितना भी आपको भड़काने की कोशिश हो, आपको सारे आंदोलन शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि आंदोलन अगर वायलेंट हो गया तो उसको समाप्त करना बाएं हाथ का खेल है प्रशासन का और शासन का। वो आपको प्रोवोक इसीलिए कर रहे हैं कि आप वायलेंट हो जाओ, ये आंदोलन को कुचला जाए। ये बहुत बड़ी क्रांति का आप काम कर रहे हो, क्रांतिकारी कदम है, इसको शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक करते रहिए। बदल और चेंज और शासन का माथे पर यानी उसके बल निर्माण कर दिया आपने, उसको झुकाना ये आपके बहुत नजदीक का काम है।
आप ऐसे ही शांतिपूर्वक करते रहिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी कृषि समृद्धि टीम की तरफ से। और आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला। और काफ़ी सारे, एक नहीं, हम तो आए थे यहाँ पर किसान के बारे में, किसान बिल के बारे में, साथ ही साथ उनकी अनेक समस्याओं के बारे में चर्चा करने, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जो उठकर आए हैं, जो उभर कर आए हैं, जिन पर सच में हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, वो आज इस चर्चा से बाहर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें उन मामलों में भी जागरूक करने के लिए। ऐसी ही कई महत्वपूर्ण चर्चा देखने के लिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि टीवी, न्याय के लिए खंबीर व्यासपीठ।